हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है वो है यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की अगली क्लास के बारे में। तो आज की क्लास जो है वह है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास की अगली क्लास। तो इससे पहले चैप्टर 1 की 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज जो है वह तीसरी क्लास है और जो आपका प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास है वह पेपर नंबर 2 है। यह टोटल 50 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स ले आने होते हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वह फिर से देख लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान। आप दोनों क्लास अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप ये तीसरा पार्ट देखेंगे तो आप और अच्छे से एकदम समझ जाएंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक जो है वह है बालकों का अधिकार, बालकों के अधिकार है। क्या है अधिकार, बच्चों को अधिकार कैसे मिले, किसके द्वारा मिले और कौन कौन से अनुच्छेद के तहत है। देखिए 1948 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया गया। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा और पतला कर लिया। देखिए 1948 में जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र आया था उसमें अनुच्छेद 25 में यह कहा गया कि माँ और बच्चों के विशेष संरक्षण, मतलब उनके लिए क्या होगा कि एक अलग से अच्छे से उनको मतलब कि सहायता दी जाएगी, उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। और यह जो घोषणा पत्र आया था उसको 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया था, मतलब उसको स्टार्ट कर दिया गया था। लागू और अपनाया कब ये नहीं है, मतलब उस दिन उसको शुरू कर दिया गया, मतलब उसको ले आया ले आया गया कि किस दिन, 20 नवंबर 1989 को, जो भारत सहित 191 देशों में पारित हुआ था। मतलब सिर्फ एक ही देश में नहीं, टोटल 191 देश में हुआ था, उसमें हमारा भारत भी सम्मिलित था। ठीक, अब इसमें देखिए क्या था इस घोषणा में। इसमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जीने का अधिकार और सहभागिता का अधिकार प्रत्येक सरकार को पूरे करने होंगे। अब देखिए, जो बालकों के अधिकार से संबंधित जो घोषणा पत्र पारित हुआ था उसमें यह कहा गया कि बच्चे के लिए विशेष, मतलब उनको पोषण दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य और जो जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है या अधिकार है उनको भी क्या करे, प्रत्येक सरकार उनको पूरा करे। ठीक, जैसे हमारे राज्य सरकार में जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या आंगनबाड़ी के थ्रू उनको पोषण तत्व दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो उनको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद फिर वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, वहां से जब वो बड़े होते हैं तो कहाँ जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। तो वहां पे मिड डे मील की व्यवस्था है, की व्यवस्था है। तो क्या, यही है कि आपको सारे जो जितने भी पारित हुए हैं उनको क्या करना है। जितने देश में 191 देश में पारित हुआ यह घोषणा पत्र, उसमें भारत भी सम्मिलित था। तो उस घोषणा पत्र में यह था कि बच्चों के पोषण पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सभी पे क्या हो, सरकार जो है उनको अधिकार प्राप्त कराए। ठीक, और यह सब सरकार को पूरे भी करने होंगे। ठीक, यह क्या था, बालकों का अधिकार था। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि बच्चों के अधिकारों की घोषणा किसने की, तो किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। कब की थी, 20 नवंबर 1989 में की थी। ठीक, तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को पारित किया था। और इस घोषणा पत्र में क्या था कि बच्चों के शिक्षा पे, पोषण पे, स्वास्थ्य पे राज्य सरकार या पूरे प्रत्येक सरकार क्या करेगा, अच्छे से ध्यान देगा। ठीक, अब देख लीजिए, इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बच्चों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था।
ठीक। मतलब जो आपका यह घोषणा पत्र था उसका मूल उद्देश्य यह था कि विश्व के जो बच्चे हैं, ठीक, जो समस्त बच्चे हैं, उनको मूलभूत मतलब कि जो प्रारंभिक की जितनी भी आवश्यकताओं की चीजें हैं जिनसे वो वंचित हैं, तो उनको क्या करें कि उन अधिकारों को उनको सुनिश्चित किया जाए कि वो सारे अधिकारियों को वो प्राप्त कर सके, चाहे वो पोषण हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह अन्य अधिकार हो, ठीक। अब देखिएगा, भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। अब देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ से, देख लीजिए कि कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर बना कि जो है इस घोषणा पत्र को किसने शामिल किया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। कब की थी? 1989 में की थी। और इसको जो है भारत ने कब एक्सेप्ट किया था, भारत ने कब इसको स्वीकार किया था? 11 दिसंबर 1992 को, ठीक। तीन क्वेश्चन बन गए आपके, किसको पारित किसने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब किया, और भारत ने कब स्वीकार किया, ठीक। अब देखिए उसमें क्या क्या जो है, जब उस घोषणा पत्र में बच्चों को लेके क्या क्या पॉइंट मतलब बताया गया कि क्या क्या उनको बच्चों को अधिकार है। तो सबसे पहला जो है वह है बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग न करना। मतलब आप जो है वह बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। जैसे बच्चों का जन्म हुआ तो उनका तुरंत क्या हो जाए, पंजीकरण हो जाए, उनको राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी अधिकार हो, ठीक। और थर्ड पॉइंट देखिए, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। मतलब बच्चे का जो बच्चा है उसको वह किस राष्ट्र से है, वह किस परिवार से है, यह सब उसको बनाए रखने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक। बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। मतलब कि जैसे जो बच्चे हैं वो नशीले द्रव्य में क्या आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये शराब हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, और जो गुटखा पान जो भी नशीली चीजें होती हैं, इनके प्रयोगों से क्या है, बच्चों को रोकना, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। जैसे बच्चों के बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चों का अपहरण मतलब होता है किडनैपिंग कर लेना, ठीक। बहुत सारे बच्चों को क्या करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक। छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। तो इन सब जो यह सब घटनाएं होती हैं, ठीक, इसके प्रति राष्ट्र को क्या करना चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, इसके प्रति कानून बनाना चाहिए कि जो अगर आदमी ऐसा कर रहा है तो उसके प्रति क्या हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ठीक। लैंगिक शोषण से बचाना, मतलब कि उसको किसी भी प्रकार से हो रहे शोषण से बचाना। जैसे अब लैंगिक मतलब होता है जेंडर, मतलब फीमेल और मेल, मतलब लड़की या लड़के, जो भी उनको उनके प्रति शोषण हो रहा है उनसे बचाना, ठीक। सेवन देखिए, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती पर निषेध। देखिए जो भी, जैसे कोई आर्मी की वैकेंसी है, ठीक, कोई भी सेना की वैकेंसी है, मतलब जितने भी युद्ध हैं या जितनी भी वैकेंसीज आ रही है सेना से संबंधित, उसमें बच्चा अगर 15 वर्ष का है तो क्या हो कि उनकी भर्ती पे रोक होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा तो आज के टाइम में ऐसा तो बना भी है, मतलब ऐसा रूल भी है कि अगर आप इस एज के क्राइटेरिया में हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप इससे छोटे हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो वही बात कहा जा रहा है कि सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने पर या सेना में भर्ती पर निषेध यानी रोक होनी चाहिए, ठीक। एट पॉइंट देखिए, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हितों का ध्यान में रखना। मतलब कि जैसे कि कुछ अनाथालय होते हैं वहां से बच्चे क्या है, कुछ लोग गोद लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पेरेंट्स आए गोद ले ली तो आपने दे दिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चों के हित के बारे में सोचना है। अगर बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चा उनसे अच्छे से घुल मिल रहा है, आप पहले जांच पड़ताल करिए कि कैसे लोग हैं, बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, वो पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, तब आप सारी उनको जो है जितने भी हैं कि हाँ इनको गोद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अब तब आप सारे प्रोसेस स्टार्ट करिए।
ठीक, तो यही कहा गया है कि जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहां पे भी बच्चों के हित के बारे में पहले आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक, नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी। अब इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। ठीक, ये जो राष्ट्रीय बाल नीति है यह बच्चों से ही संबंधित है, जिसमें कि क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्न उपाय दिए गए हैं। मतलब जो राष्ट्रीय बाल नीति है उसको भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को जो है इस नीति की घोषणा की थी। किस नीति की? राष्ट्रीय बाल नीति की। और यह बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय बाल नीति जो है वह बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की थी। अब इस राष्ट्रीय बाल नीति में देखिए क्या है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए मतलब उसमें उपाय बताए गए हैं कि उन बच्चों का किस तरीके से शारीरिक विकास करें, मानसिक करें और सामाजिक विकास करें। ठीक, सबसे पहले देखिए, बालकों के जन्म से पूर्व तथा बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य की प्रमुख दायित्व है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद उनकी जितने भी विकास की पर्याप्त सेवाएं हैं वह राज्य का दायित्व है, राज्य का फर्ज है कि हर जो भी राज्य है उनका अलग अपना प्रमुख दायित्व है कि बच्चों के विकास से संबंधित सभी तरह की सेवाएं उनको प्रदान करना, और राज्य सरकार कर भी रही है। जैसे कि अगर कोई महिला है वह गर्भवती है, मतलब कि गर्भ बच्चे के जन्म से पूर्व की बात हो रही है, तो वह गर्भवती है तो उसको क्या होता है, मुफ्त का टीका दिया जाता है, उसको पोषाहार दिया जाता है। और जन्म के बाद भी बच्चों को टीका मुफ्त का दिया जाता है, उनको जो है सारे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, सरकार सारे अवेलेबल करा रहे हैं, उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि क्या हो, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास के लिए जो है राज्य का प्रमुख दायित्व हो, राज्य का जो है फर्ज हो। ठीक, सेकेंड है, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। राज्य का ही यह फर्ज है कि बच्चे की उम्र अगर 6 से 14 वर्ष की है तो क्या करना है, उनको अनिवार्य मतलब जरूरी उनको शिक्षा देना, वो भी कैसी शिक्षा, निशुल्क, मतलब किसी की फीस लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको निशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराना। थर्ड, बच्चों को उनके माता पिता से तब तक अलग नहीं नहीं रखा जाए जब तक वह अपना जीवन यापन ना करने लगे। मतलब कि बच्चे जो हैं उनको उनके माता पिता से अलग नहीं रखना है। कब तक? जब तक वह अपना जीवन यापन खुद न करने लगे। जैसे कोई बच्चा है उसको अब ये नहीं कि हाँ चलो तुम नौकरी करो, ऐसा वैसा ऐसा नहीं करना है। जब तक वह अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, अपने से वह कमाने ना लगे, तब तक उनको मम्मी पापा से उनको अलग नहीं करना है। ठीक, पोषाहार कार्यक्रम चलाना, इसके बारे में भी हमने बताया कि सभी राज्यों में क्या करना है, पोषाहार कार्यक्रम चलाना है। ठीक, अब फिफ्थ देख लीजिए, राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो राज्य में 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसे काम पे लगाने की परमिशन नहीं देना है जो जोखिम पूर्ण हो, मतलब जो कि जिसमें दुर्घटना होने की संभव हो, जिसे जो काम करने से दुर्घटना हो सके या फिर उनको कोई नुकसान हो सके बच्चों को, तो ऐसे काम करने की परमिशन नहीं देनी है। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों में प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब स्कूलों में ऐसी गतिविधियां कराना चाहिए या ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें क्या हो, शारीरिक शिक्षा भी मिले, खेल कूद के द्वारा भी उनको मतलब उनका मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रहे, वो वैज्ञानिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, अब आते हैं देखते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक, शिक्षा का मौलिक अधिकार, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुच्छेद 45 में क्या है, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो अब आगे देखते हैं 51 के क में 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया कि देखिए अनुच्छेद का जो 51 क है उसमें
पॉइंट कर करके हैं, 1 2 3। तो जो 11वां है, जो मेन है, वही हमें पढ़ना है, पॉलिटी तो पूरा पढ़ना नहीं है। आपको पहली क्लास में मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें शिक्षा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी संविधान संशोधन है और जितनी भी धाराएं हैं, ठीक, शिक्षा से संबंधित, बच्चों से संबंधित, बाल अधिकार से संबंधित हमको सारी की सारी पढ़ना है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अनुच्छेद के बारे में पढ़ा कि किस अनुच्छेद में बच्चों से क्या संबंधित है, बाल अधिकार क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति में क्या है। तो वही चीज है। तो 45 में क्या है कि अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक। अनुच्छेद 51 क में है, 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया कि 51 के क में, ठीक, 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। अब क्या जोड़ा गया है कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों का पालन करेंगे, जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर को प्रदान करेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है वो किसमें जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 के क में, कि माता पिता या अभिभावक, ठीक, उनके जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनका पालन करेंगे, चाहे जैसी भी स्थिति हो, उनको शिक्षा के अवसर को प्रदान करेंगे, ठीक। इस प्रकार बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के साथ साथ माता पिता या अभिभावक का भी दायित्व है, यानी माता पिता का भी फर्ज है। अगर मान लीजिए जो पेरेंट्स है वह सक्षम नहीं है शिक्षा देने में अपने बच्चों को, तो राज्य सरकार या कोई भी राज्य की जो सरकारें हैं वो मुफ्त में शिक्षा दे रही है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि टीचर जाके बच्चों को पकड़ के ले आए तो शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं है। टीचर के साथ या प्रशासन के साथ साथ किसका भी अधिकार है, ये किसका भी दायित्व है, किसका भी ये फर्ज है, अभिभावक का, माता पिता का, कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, ठीक। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर की 3 क्लासेस हम लोगों ने की है। अगर आपने नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो 1 बाय 1 तीनों क्लास करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर रिवीजन करिए, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। और गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आप क्लासेस अच्छे से कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये क्लासेस आपको बाद में यूपी टेट व सी टेट के लिए भी, अगर आप सुपर टेट का भी एग्जाम देते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर है उसमें संविधान से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, धारा है, वह संविधान संशोधन है, उसके बारे में आपने पढ़ा, जो कि शिक्षा से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, बच्चों के अधिकार से संबंधित है। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी से समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।